हेलो एवरीवन, दिस इज़ पंकज गुप्ता फ्रॉम बिलासपुर IAS एकेडमी। और आज हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर्स सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर नज़र डालेंगे। ठीक है, जो अक्रॉस द न्यूज़पेपर्स थे, खासकर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सोशल मर्डर। ठीक है, सोशल मर्डर ये आपके टॉपिक्स जो हैं काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है एंड ये आपके एक ऑथर का व्यू है, उसको हम लोग समझेंगे। डोंट कंसिडर इट एज माई व्यू, आप वो इस तरह से भी ले जा सकते हैं, बट हाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको एंटी गवर्नमेंट रिटॉरिक्स सा ये लगेगा कि आप क्या गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही बोल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। ये आपका एक सच्चाई को रिफ्लेक्ट करेगा जो कि प्रेजेंट कोरोना वायरस सिचुएशंस पे हम लोग देख रहे हैं। तो सोशल मर्डर ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स था, काफ़ी कुछ सीखने को है इस पर। मोर इम्पॉर्टेंटली जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ अ सिटीजन कहीं ना कहीं इससे लिंक है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे पोलर वंडरिंग हाइपोथेसिस, जिसके अंदर हम देखेंगे शिफ्टिंग ऑफ पोल्स, मतलब जो नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है वो किस तरह से अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है अभी प्रेजेंट लैंड और वाटर का जो भी एक बैलेंस था उस बैलेंस के बिगड़ने के कारण। ठीक है, ये काफ़ी बड़ी स्टडीज़ है ज्योग्राफी के लिए और ज्योग्राफी में इस तरह के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो डेफिनेटली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट चल रहा है जो कि आपके कहीं ना कहीं ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से भी ये शिफ्ट आपका कहीं ना कहीं प्रोजेक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो उसको भी समझेंगे। उसके बाद हम मूव करेंगे आपका थर्ड टॉपिक, जो कि आज के समय में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट बना हुआ है, जिसको बोलते हैं 2+2 टॉक। ठीक है, तो इस 2+2 टॉक को समझेंगे, ये होता क्या है, किस तरह से इसमें मीटिंग्स होती हैं और स्पेशली किस कंटेक्स्ट में बात करेंगे इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप में। क्योंकि कल रात का अगर देखेंगे तो मोदी जी ने क्या किया है, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं पुतिन, उनको कॉल किया और उसके बाद इस तरह के टॉक्स के बारे में इन दोनों कंट्री के बीच में भी बात हो रही है, तो उसको भी समझेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, 2+2 शिखर समझौता। इसके साथ साथ देखेंगे RBI ने अभी क्या किया, 50,000 करोड़ रुपये का टर्म लिक्विडिटी फैसिलिटी। ठीक है, टर्म लिक्विडिटी फैसिलिटी क्या होता है, ठीक है, किस तरह से आपको क्या करेंगे, मनी प्रोवाइड करना है इकोनॉमी को। टर्म मतलब होता है कुछ पीरियड के लिए, कुछ समय के लिए। ठीक है, तो कुछ समय के लिए, जैसे कि लोन की तरह, तो लोन की तरह आप किस तरह से, अब जैसे लोन देते हुए RBI किस तरह से इस पैसे को इन्फ्यूज़ करेगा हमारी इकोनॉमी में, स्पेशली कोरोना वायरस को टैकल करने के लिए, उसके बारे में भी समझेंगे इन 4 आर्टिकल्स में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 1 बाय 1। सबसे पहले चलते हैं हमारे टॉपिक सोशल मर्डर के पीछे। ठीक है, सोशल मर्डर की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए, अगर ओवरऑल देखते हैं हम लोग, जो भी हम बात करते हैं मर्डर की, ठीक है, अगर आप मर्डर की बात कर रहे हैं तो उसमें एक टॉपिक अगर देखेंगे हम लोग सोशल मर्डर, तो ये होता क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर हम सोशल मर्डर को अगर देख सकते हैं 2-3 एंगल से, जो हमारे एक आपके हिस्टोरियन थे, उनका नाम था एंगल्स। ठीक है, और एंगल ने सोशल मर्डर को समझाया, पर उसको समझने से पहले आपको एक मूवी याद करिए, जो कौन सी थी, 3 इडियट मूवी। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट होता है जो आपके क्या करता है, सुसाइड कमिट कर लेता है और बाद में उसको सुसाइड डिक्लेयर कर दिया जाता है, डॉक्टर के रिपोर्ट्स में कुछ आता है। एंड उसी सीन पे जो आपके हीरो थे, जो भी आमिर खान हीरो था उस पर, ठीक है, तो आमिर खान ने क्या किया, बाद में जाकर ये एक डायलॉग जाकर वो वहाँ पर क्या करता है, डिलीवर करता है, जो उनके हेड होते हैं, जो डीन होते हैं उनको, कि सर ये क्या है, ये आपका देखने में तो लग रहा है कि सुसाइड है, बट ये क्या है, आपका एक मर्डर है। ठीक है, तो उसी तरह से कुछ ब्लफिंग जो होती है कि मर्डर एक हो रही है और उस मर्डर को किस तरह से छुपाया जा रहा है, उसके ऊपर इस आर्टिकल को पूरा का पूरा हमारे ऑथर्स ने लिखा था। और ख़ासकर उसने बताया कि जैसे ब्रिटेन ने क्या किया था, IR मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था तो उस समय लोगों के वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए गए थे, जिस समय तक उनको काम करना है वर्किंग आवर बढ़ा दिया गया। कोई भी उनको सिक्योरिटीज़ नहीं प्रोवाइड थी, तो वो क्या करते थे, काम तो बहुत कर रहे थे। उससे आपका इंग्लैंड का ग्रोथ तो काफ़ी ज़्यादा हुआ, ब्रिटेन का उस समय ग्रोथ हुआ, पूरे वर्ल्ड का पावर बन गया। लेकिन वो लोग थे, वो क्या हुए, उनकी अर्ली डेथ हुई। मतलब ऐसा नहीं था कि काम और के लिए, जो इंसान 50 साल तक जी सकता था वो 30 में मर जा रहा था। कहीं कहीं पर क्या हुआ, उस वर्क प्रेशर में लोग मर गए। पर उनको ये क्या बोला गया कि वो लोग अपनी गलती से मर गए, ना कि इस काम को करते हो, तो उस चीज़ों को देखा नहीं गया और उसके कारण क्या बताया कि ये मर्डर था। जिस तरह के मर्डर को उन्होंने कहा, क्या कहा, सोशल मर्डर। एक मर्डर होता है जिसमें 2 आदमी हैं, A और B, A ने B को चाकू मार दिया, आपको पता है कि इसी ने मारा है, तो ये क्या हुआ, एक आपके सामने मर्डर हो रहा है, ये दिख रहा है। पर जो सोशल मर्डर है उसमें क्या हो रहा है, जो जिसने मर्डर किया है वो विजिबल ही नहीं है, जो जिसकी मर्डर हुई है बस सबको ये पता है ये मर गए हैं, और जो मर्डर किया है ये विजिबल नहीं है। तो इस तरह का कुछ इस जो कोरोना वायरस के टाइम पे जो लोगों की जान जा रही है उसको बोला गया सोशल मर्डर। ठीक है, अब देखिए इस सोशल मर्डर को इंडिया के कंटेक्स्ट में, अभी प्रेजेंट कंटेक्स्ट में किस तरह समझाया गया कि देखो, पहला वेव जब आया था, जब फर्स्ट वेव आया था कोरोना वायरस का, भी सेकंड चल रहा है सबको पता ही है, तो पहला वेव जब आया था तो उस समय बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई। ठीक है, कि कोरोना वायरस में क्या है, कैसा है, तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हुई। इस समय क्या हुआ, लेकिन
इस पूरे सिचुएशन में हमने क्या लगाया, लॉकडाउन, ठीक है। और इस लॉकडाउन का आउटकम सबसे बड़ा क्या देखने को मिला कि जो गरीब लोग थे, जो ऐसे लोग थे जो माइग्रेंट लेबर थे, उन्होंने क्या किया, एक जगह से दूसरे जगह की ओर मूव करना स्टार्ट किया। और इस मूवमेंट के कारण उनमें से बहुत सारे लोगों की क्या हुई, जान चली गई, ठीक है। पर इस जान जितने लोगों की गई, इसको कहीं पर भी रिपोर्ट नहीं किया गया, इसका कहीं भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ। और इस जान को इस बात में छुपा दिया गया कि यार कोरोना ही था, तो कोरोना से ही हम लड़ रहे थे, तो इनको देखा ही नहीं गया। पर वहाँ पर भी बहुत सारी जान गई बिकॉज ऑफ द इल मैनेजमेंट। आपने सही से उसको मैनेज नहीं किया। आज आप बहुत सारी ट्रेन इधर से चल रही हैं, ऑक्सीजन ट्रेन चलती है कुछ भी, तो उस समय भी कहीं से उसको मैनेज किया जा सकता था, बट उसको लिए विल चाहिए था, जो उसको उस समय मैनेज नहीं किया गया, ठीक है। तो ये बोला गया कि जो मर रहे हैं ये अपनी गलती से मर रहे हैं, गवर्नमेंट तो सब कुछ कर रही है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हुई। और जब लास्ट में कोरोना वायरस का वेव ख़त्म होता हुआ दिया, तो क्या बोला कि मोदी ने कोरोना वायरस से इंडिया को बचा लिया है। यही बोला गया था कि मोदी गवर्नमेंट ने इंडिया से बचा लिया। यहाँ पर कोई भी लोगों को अप्रिशिएट नहीं किया गया कि लॉकडाउन्स थे, जो भी थे, लोग घर पे बैठे, बहुत सारे लोग अपने जॉब उनकी चले गए, फिर भी वो कुछ नहीं बोले। अपने सेंट्रल से जो भी बातें आ रही थी, जो भी गवर्नमेंट कमांड कर रही थी, उसको मानते गए और घर पे ही बैठे रहे, जिसके कारण वो सक्सेसफुल हुआ। ये किसी ने नहीं बोला। सारा क्रेडिट किसको गया, गवर्नमेंट को गया, ठीक है। आप क्रेडिट लीजिए, आपकी गवर्नमेंट है, बहुत अच्छी है, पर अगर गलती हुआ है तो उसका क्रिटिसिज्म भी आपको लेना चाहिए। तो ये वाली बात है ना कि वक्त सबका आता है, तो यही हुआ। फर्स्ट वेव लोगों को बुरा बताया गया, अपने ऊपर अप्रिसिएशन ले लिया गया, पर सेकंड वेव भी आया। और सेकंड वेव आने से पहले बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी तो आपको धीरे धीरे डील करेंगे यहाँ पर, ठीक है। मैंने पहले ही कहा है कि हो सकता है इसके बाद ये लगेगा कि एंटी गवर्नमेंट रिटॉरिक है, लेकिन ये एंटी गवर्नमेंट नहीं है, ये सच्चाई है, ठीक है। तो सेकंड वेव के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, सेकंड वेव जब स्टार्ट हुआ, अच्छे से आप लोग यहाँ पर समझेंगे, तो जब सेकंड वेव स्टार्ट हुआ तो ये बोला गया कि उससे पहले ही गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स बनाई थी जो कि कोविड-19 को ट्रैक करेगी। और उसमें बहुत सारे उनके क्या थे, गवर्नमेंट के साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो उन साइंटिस्ट को भी काफ़ी कुछ चीज़ें करने के लिए कहा गया था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहली बात सजेशन दिया कि नहीं, आपका क्या है, सेकेंड वेव आने वाला है, तो जिसके लिए हमको प्री प्लान करनी चाहिए। उस समय गवर्नमेंट ने उनको इग्नोर कर दिया, कोई भी बातें नहीं मानेगी। और ये रियल बातें हैं, ठीक है। अगर आप न्यूज़पेपर में देखेंगे तो इस तरह से प्रोजेक्शन है। तो उस चीज़ों को इग्नोर किया गया कि ठीक है, जब आएगा तो फर्स्ट वेव की तरह वो भी हैंडल हो जाएगा। पर सेकंड म्यूटेशन उससे ज़्यादा खतरनाक था, ज़्यादा डेडली था, जिसके कारण बहुत सारी डेथ हुई, ठीक है। और जब डेथ हुई तो सबसे पहला क्या बोला गया कि ये लोगों की गलती थी कि वो घर से बाहर जा रहे थे, ये लोगों ने ही अपनाया नहीं, जो भी कोविड रिलेटेड चीज़ें थी उसको माननी चाहिए थी। तो अगेन जिताया किसने था, फर्स्ट वेव से मोदी ने। लेकिन सेकंड वेव की गलती फिर किसने की, लोगों ने की कि लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं करते। गवर्नमेंट फेलियर्स को यहाँ पर फिर से कोई ना डॉक्यूमेंटेशन ना किया गया और सीधा बोल दिया गया कुछ नहीं है। इवन जो डेथ साइकिल्स बनी, देखो बाहर कंट्री में जितनी भी डेथ हुई, क्योंकि कोविड का जो सबसे बड़ा हॉट स्पॉट होगा उसी को वर्ल्ड सबके सामने रखेगा। क्योंकि ये सीख कहाँ से मिली थी गवर्नमेंट को या पूरे वर्ल्ड को, तभी सीख मिल गई थी जब ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, वुहान से। वुहान पे चाइना ने इस इन्फॉर्मेशन को बताया नहीं सबको, जिसके कारण आज जो सिचुएशन वर्ल्ड का है वो क्रिएट हुआ। पर उससे सीख मिलते हुए बाद में क्या किया गया, जहाँ पर भी केसेस बढ़ती थी पूरे वर्ल्ड मीडिया की नज़र वहाँ पे होती थी। इटली में गई, इटली में उन्होंने पूरा रिपोर्ट किया। यूएसए में बढ़ा, यूएसए का रिपोर्ट हुआ। ब्राज़ील में गए, ब्राज़ील का रिपोर्ट हुआ। पर जब आज इंडिया पे है तो वर्ल्ड मीडिया में ये न्यूज़ बहुत कम चल रही है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, यहाँ पर कहीं ना कहीं देखो गलत नहीं है, पर यहाँ पर भी उन्होंने एंगल खींचा। और क्या एंगल खेल रहे हैं कि जो क्या होते हैं, आपकी चिताएं होती हैं, पायरेट्स, ठीक है, इसको जलते हुए हिंदू धर्म में हम इसको के अगेंस्ट होगा, ये रिलीजन के अगेंस्ट होगा, ये बोल दिया गया। और उसको दिखाने से मना कर दिया गया है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न बना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ कि हमारा जो सच्चाई है वो उसको कहीं ना कहीं छुपाया गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी डेथ हो गई, जिनको चाहे उनकी चिताई की लकड़ी, मतलब उनको चिता जहाँ जलती है उस जगह तक नहीं पहुँच पाए। घर के पार्किंग लॉट में कई लोगों ने अपनी मतलब जो परिवार वाले हैं उनकी लाशों को जलाई हैं। ऐसी भी कंडीशन है। ये रिपोर्टेड केस और अनरिपोर्टेड केस का अगर डिफरेंस देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा है, अनडॉक्यूमेंटेड केसेस जो है, ठीक है। पर ये क्या है, बहुत सारे मीडियाज़ में बोले जा रहे हैं, लेकिन उसको गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं सीज किया। सेकेंडरी, ये जो वॉइसेस थे जो अगेंस्ट कोविड-19 और अगेंस्ट गवर्नमेंट, इन सारे चीज़ों को फ्रीज किया गया। ट्विटर पे हो, चाहे वो फेसबुक पे हो या चाहे वो व्हाट्सअप पे हो, गवर्नमेंट ने हर चीज़ पे इस चीज़ों को क्या करने की कोशिश किया, बैन करने की कोशिश की, ताकि लोगों तक ये आवाज़ जाए नहीं और एंटी गवर्नमेंट कोई बोले ना। इसके जस्ट पहले कोविड के टाइम का ही सिचुएशन देखिए, तो पहले हम लड़ रहे थे ड्रग्स के लिए कि किसने ड्रग्स लिया किसने नहीं लिया, पर आज हमें ज़रूरत है किसकी, ड्रग्स की,
कि किसको दवाई देना है किसको नहीं। पर ये जब ड्रग की ज़रूरत पड़ी तो यही गवर्नमेंट के जो एजेंट्स हैं, स्पेशली द न्यूज़ मीडिया, वो इसके बारे में बात नहीं करते, पर इसके बारे में वो क्या करते, चिल्ला रहे थे क्या दीपिका पादुकोण ने ड्रग्स लिया है। पर आज वो ये नहीं बता रहे हैं कि उस पर्टिकुलर लड़की जिसका नाम दीपिका है उसको ड्रग्स नहीं मिल रहा है क्योंकि वो एक गरीब घर की है, तो आप क्यों नहीं उस तक ड्रग्स पहुंचाते। इस तरह का सिचुएशन क्रिएट किया गया है और ये बहुत बड़ा है। इसी तरह से मीडिया बोलती है ना, तो मैं भी आपको उसी तरह से बोल के बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन पहले बना, ठीक है। इसके पहले एक मर्डर हुआ था, एक ने सुसाइड किया था, सुशांत सिंह राजपूत। उस मर्डर को पूरे के पूरे मीडिया ने इतना ग्लोरीफाई किया, इतना कुछ दिखाया, जो भी रीज़न हो। पर आज एक सोशल मर्डर हो रहा है, एक बहुत लोगों की मौत जा रही है, पर इस समय मीडिया उसको क्यों नहीं दिखा रही है। इंडिया में रिकॉर्ड 3900 लोग मर गए, 50,000 का रिकॉर्ड बनाए। कौन सी रिकॉर्ड बना रहे हो आप? व्हाट काइंड ऑफ रिकॉर्ड यू आर सेटिंग इन? यू शुड बी, मतलब अगर आप न्यूज़ मीडिया हो तो यू शुड बी बिट लिबरल। आपका कम से कम थोड़ा सेंसिटिव न्यूज़िंग होनी चाहिए। ये भी गलत हुआ, गवर्नमेंट ने इस चीज़ को भी प्रोजेक्ट नहीं किया कि अगर न्यूज़ मीडिया में इस तरह की चीज़ें हो रही है तो उसको रोका जाए, ठीक है। तो ये भी एक बहुत गलत मैसेज गया इंडिया का वर्ल्ड ओवर। और आज वर्ल्ड मीडिया पूरी की पूरी, आज आप देखेंगे तो वर्ल्ड के सबसे बड़े कार्टूनिस्ट हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, उन्होंने भी बनाया है एक कुछ काऊ की तरह का, कुछ इस तरह से काऊ बना रखा है, काऊ की मिल्क बना रखे हैं, यहाँ पर अदानी और अंबानी लिखा हुआ है, यहाँ से गोबर गिर रहा है, यहाँ पर लोग हैं, कुछ इस तरह से इमेज बन गई है इंडिया की, ठीक है। और ये इमेज क्रिएशन क्यों हुआ? कहीं ना कहीं बैड लीडरशिप से। और सबसे इंपॉर्टेंट हुआ जब ये क्रिटिसिज्म था, जब ये गलती हो चुकी थी, तो उनको इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की जगह अभी भी, जब मनमोहन सिंह ने एक लेटर लिखा, ठीक है, या वर्ल्ड से बहुत सारा चीज़ें आ रही कि नहीं आपको कुछ इस तरह से एक्शन लेना चाहिए या आपको खुद लेना चाहिए, तो आप क्या कर रहे हो? सिर्फ और सिर्फ अपने एजेंडा पे काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये तो था कि गवर्नमेंट का स्टैंड। अब इस स्टैंड में लोगों के बारे में भी बात करते हैं कि कोविड-19 और सिचुएशन का जो ग्रिम रियलिटी है वो तो हम रखे सामने, लेकिन अब इस टाइम पे बात करते हैं कि लोगों के ऊपर, ठीक है, कि लोगों पे हम इस चीज़ को हम किस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। तो सिटीजन, आज हमको ये समझना पड़ेगा कि हम सिटीजन ऑफ इंडिया हैं या खाली हम स्टेट के एक सब्जेक्ट हैं। स्टेट सब्जेक्ट मतलब जो हमारे ऊपर राजनेता बैठे हैं या जो हमारी पार्टी चल रही है, उसके लिए हम खाली वो जो बोलेगी हम उसी चीज़ को करेंगे। मतलब माँ बाप की सरकार, ये बोलते हैं ना, माँ बाप, सरकार तय है, हमारे माँ बाप है, इस तरह से बोला जाता है कि सरकार ही हमारी क्या है, माँ बाप है, ठीक है। सो ये चीज़ को हमको छोड़ना होगा, स्टेट सब्जेक्ट बन के रहना आप छोड़ना होगा, बिकॉज it is a time, it is a high time, the people of India are dying, so we should behave like a citizen, a responsible citizen। और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी आपको रूल करता है उसको अकाउंटेबल करना जरूरी है। जो भी गवर्नमेंट है उसकी अकाउंटेबिलिटी सेट करनी जरूरी है, उनसे क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। डेमोक्रेसी शुड बी स्टैब्लिश, इट शुड नॉट बी अ ऑटोक्रेटिक स्टेट, जहाँ पर ऊपर से सिर्फ और सिर्फ आपको बोला जाएगा और आप उस चीज़ को कर रहे हैं। यू आर नॉट जस्ट अ स्टेट सब्जेक्ट कि स्टेट ने कहा कि आपको क्या करना है, इनिशियली क्या कहा कि आपको लॉकडाउन पे घर पे रहना है, आप लॉकडाउन पे घर पे रुके। फिर स्टेट ने बोला कि क्या करना है, हाथ धोना है, आपने हाथ धो दिया। फिर बोला आपको क्या करना है, नौकरी से हाथ धोना है, आपने वहाँ भी हाथ धुला लिया, ठीक है। कल बहुत अच्छा है एक और यहाँ पर मैंने देखा, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, ये चीज़ें तो आपने किया। फिर स्टेट ने बोला कि भैया कोरोना वायरस ख़त्म हो गया है, तो आप बोले कि ठीक है चलो बाहर निकलते हैं घर से। फिर स्टेट ने बोला कि हमको क्या करना है, बंगाल में इलेक्शन कराना है, वहाँ 2 लाख लोग इकट्ठा हुए हैं, इस बात की तारीफ़ प्रधानमंत्री जी को खुद लेनी थी, ठीक है, नो डाउट अच्छी बात है, चलो 2 लाख लोग आए आपके में, उसमें से कितने लोगों को कोरोना वायरस होगा अभी उसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं। कुंभ मेला हुआ अगेन, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या होगा कि एंटी गवर्नमेंट रिटॉरिक और अगेंस्ट क्या चीज़ें होंगी, किस तरह से बातें उठेंगी, लेकिन जो रियलिटी उस ग्रिम रियलिटी को मैं यहाँ रखने की कोशिश कर रहा हूँ, जो चीज़ें हुई है। तो ये सारी चीज़ें थी जहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने 8 स्टेट में इलेक्शन करा दिए। तो कहीं ना कहीं हमने क्या किया, सिर्फ स्टेट सब्जेक्ट और जो स्टेट ने हमको नरेट किया हम उस चीज़ को करते गए, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन अब अपने हिसाब से क्या करो, अरेंज कर लो। और जब ये कंडीशन बन गई, जब सरकार खुद नहीं चला पा रही है, फेलियर हो रही, तो बोले कि लोग क्या कर रहे हैं, होर्डिंग्स कर रहे हैं। और इसको ही बोलते हैं क्या, सोशल डार्विनिज्म। डार्विन ने एक थ्योरी बोली थी, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा फिट होगा वही जीवित रहेगा। तो अब वही चीज़ चल रहा है, जिसमें ज़्यादा पैसा है, जिसके पास वो है, वो ऑक्सीजन सिलेंडर ले और वो फिट रहे और वो क्या करे, अपने को बचा ले। इवन अब तो मनी भी काम नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये सोशल डार्विनिज्म का जो कंडीशन क्रिएट किया, ये कहीं ना कहीं किसने किया, जो बोलेंगे शुड वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। हम क्या थे, सिटीजन ऑफ इंडिया की तरह रिस्पॉन्ड ही नहीं किए, वी आर जस्ट रिस्पॉन्डिंग एज द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट, ठीक है। इसीलिए इसी चीज़ को तो प्रोटिफाई किया गया है, ठीक है, कि स्टेट सब्जेक्ट आपको बना के रख दिया गया है, आपको एक सिटीजन, और बिकॉज इफ़ यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया यू हैव सम फंडामेंटल ड्यूटीज़,
ठीक है। तो उस फंडामेंटल ड्यूटीज़ को आपको करना था, और उस फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ साथ अगर अपन आर्टिकल नंबर 51 देखें तो वहाँ पर क्या बोला गया है कि अपने अंदर की साइंटिफिक टेम्पर को चमकाना है, अपने से जुड़े लोगों को भी जो भी हैं वहाँ पर भी एक सही मैसेज को प्रोपोगेट करना है, ठीक है। कंट्री जब क्या हो, बहुत ज़्यादा सिचुएशन गलत हो, तो जाकर कंट्री के लिए आपको खड़े होकर उसके लिए क्या करना है, अपनी सर्विसेज देनी है। दिस आर द फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड वी आर नॉट डूइंग आवर फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड नॉट बिहेविंग एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वी आर जस्ट बिहेविंग एज अ स्टेट सब्जेक्ट। सो दिस बिहेवियर शुड बी चेंज टू मेंटेन और टू अपने हमारे जो इंडिया की डेमोक्रेसी है इसको बचा के रखने के लिए। सो टू मेंटेन द डेमोक्रेसी वी शुड बी बिहेव लाइक अ सिटीजन एंड नॉट लाइक अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट। एक और चीज़ है, स्वीडन, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। स्वीडन एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर क्या बनाया गया, कोविड टास्क फोर्स, ठीक है। और कोविड टास्क फोर्स के जो मेंबर हैं उनको जाकर वहाँ का प्राइम मिनिस्टर, जो भी वहाँ प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो सिचुएशन के बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उनको बताते हैं कि हमसे जो गलती हो रही है हम क्या एक्शन ले रहे हैं। पर यहाँ पर क्या है, हमारे एक प्राइम मिनिस्टर हैं या हमारा एक लॉबी है जिसने क्या बनाया है, कोविड टास्क फोर्स, और इस टास्क फोर्स को यहाँ से नरेशन मिलता है। होना क्या चाहिए, यहाँ से इनको बताना चाहिए, क्योंकि आप लीडर हो, आपकी बात लोग सुनेंगे, और टास्क फोर्स शुड टेक द डिसीजन एंड सेट टू द लीडर कि आप जाकर ये चीज़ को करो। पर यहाँ पर उल्टा है कि यहीं से सब कुछ हो रहा है। तो ये सिचुएशन बदलनी चाहिए। स्वीडन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स नंबर 1, वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज़ में देख लो, कोई भी रैंकिंग देख लो, स्वीडन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में दिखेगा। एंड सच कंट्री आर बिहेविंग इन दिस मैनर, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, एक अकाउंटेबिलिटी सेट कर सकते हो, एक गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी ला सकते हो, और क्या कर सकते हैं, हम अपनी डेमोक्रेसी को बचा सकते हैं, हमारे ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी जो इतनी अच्छी है उसको यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ एक सिटीजन की रिस्पॉन्स को भी और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी इंश्योर करवा सकते हैं। तब जाकर क्या होगा, इस तरह के जो बड़े महामारी के फाइट है उसको जीत सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बैलेंस वे में आप जा सकते हैं कि हाँ क्या गलती हुई और किस तरह से गई। ये आपका एक ऑथर का व्यू है, ठीक है। और एंगल्स लॉ के हिसाब से क्या देखेंगे तो यहाँ पर सोशल डार्विनिज्म और क्या है, सोशल मर्डर, ये क्या है, एक जीनोसाइड की तरह है। जीनोसाइड मतलब मास किलिंग ऑफ पीपल, एक साथ बहुत सारे लोगों को मार देते हैं एक जगह पे, उसको बोलते हैं जीनोसाइड। वर्ल्ड में बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं। तो ये जिस तरह की सीन चल रही है क्या है, एक जीनोसाइड से कम नहीं है। और ये किसने कहा है, ये हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स ने कहा है कि क्या चल रहा है। ये एक प्रकार का मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट देखेंगे तो वहाँ पर बोला कि ये एक प्रकार की जीनोसाइड है, जहाँ पर लोगों को इस तरह से मरवाया जा रहा है, ठीक है। शायद इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी है कि इस तरह से लोग मर रहे हैं, ये तो क्या हो रहा है, किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स है। इसको हम बचा सकते हैं गवर्नमेंट, लेकिन इसके लिए क्या कर नहीं रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभा नहीं रही है, ठीक है। तो ये था आपका क्या है, सोशल मर्डर। और कहीं ना कहीं इससे सीख कर आगे कभी भी इस तरह का कोई सिचुएशन आता है तो रेदर देन जस्ट डिवोटिंग और अपने आप को कम्प्लीटली स्टेट सब्जेक्ट से पहले एक सिटीजन ऑफ इंडिया लेकर खुद भी हमको स्टेप्स लेने होंगे, तभी कहीं जाकर क्या कर सकेंगे, इस कंट्री को हम लोग वापस रिवाइव कर पाएंगे, ठीक है। नाउ मैं मूव करता हूँ आपका दूसरा टॉपिक, जो कि क्या है आपका पोलर वंडरिंग, ठीक है। पोलर वंडरिंग, इसके बारे में बात करते हैं। ये क्या है, अच्छे से समझेंगे। देखिए पोलर वंडरिंग को पहले समझने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट हम तो देखते हैं कि आपका अगर हम लोग अर्थ की बात करें, अगर हम लोग इस अर्थ की बात करें तो अर्थ का हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर से आपकी एक एक्सिस है, और इस एक्सिस में यहाँ पर क्या है आपका नॉर्थ पोल, यहाँ पर साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो ये आपका क्या है 23.5 डिग्री पे टिल्ट है। पर अभी क्या बोल रहे हैं कि ये धीरे धीरे जो इसका टिल्टिंग है और ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, तो इसका क्या होता है, ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस धीरे धीरे इधर की ओर शिफ्ट हो रही है, ठीक है। मोस्ट एक्चुअल में वो ईस्टवर्ड इसका शिफ्ट हो रहा है। एक्सिस का शिफ्ट जो है पहले वो यहाँ थी, वो एक्सिस क्या हो रही है, धीरे धीरे ईस्टवर्ड शिफ्टिंग स्टार्ट हुई है। तो ये पोलर शिफ्टिंग ये हमेशा होती है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम हो रही है, होती है, कुछ डिग्री तक शिफ्ट होती है, फिर वापस आती है, फिर इधर शिफ्ट होती है, फिर आती है। तो ये जो अभी जो रिसेंट शिफ्टिंग देखने को मिल रहा है, पोलर वंडरिंग जिसको बोल रहे हैं, इसकी रीजंस थोड़े से आपके क्या है, अलग है। पहले का शिफ्टिंग था वो नॉर्मल प्रोजेक्शन था, लेकिन अभी की शिफ्टिंग को ये बताया गया है क्योंकि जो भी यहाँ पर क्या थे, पहले जो वर्ल्ड का जो क्या है वाटर बैलेंस, जो वर्ल्ड में जो पानी है इसका बैलेंस बिगड़ रहा है, इसका समीकरण बिगड़ रहा है। किस तरह से, क्योंकि जो ग्लेशियर्स थे, जैसे कि आपका क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ, तो ग्लेशियर्स थे और जो आइस थे वो क्या हुए, धीरे धीरे मेल्ट होने लगे। तो जो भी आपका क्या था वाटर, सपोज करो यहाँ पर क्या था, पहले लैंड मास है, अब ये ग्लेशियर जो है वो भी क्या है आपका हार्ड ऑब्जेक्ट की तरह वहाँ पर था, लेकिन अब वो क्या हुआ, पानी पिघलने के बाद वो पानी क्या हुआ, किसी और डायरेक्शन मूव करने लगा। तो अर्थ का टोटल जो मास है, टोटल वेट है आपका, जहाँ पर भी मास होगा उसके सेंटर पे ही एक्सिस आएगा, जहाँ पर भी मास होगा सेंटर पे। तो अर्थ का जो मास है वो क्या हो रहा है, टुवर्ड द ईस्ट ज़्यादा क्या हो रहा है, इस तरफ बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण इस एक्सिस का भी क्या हो रही है, वंडरिंग हो रही है, ये इस तरफ जाना स्टार्ट हो रही है। तो उसको बोलते हैं पोलर वंडरिंग हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये तो हो गया कि जो चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये पोलर वंडरिंग के बारे में बताया क्या, या पूछ सकते हैं कि ये किससे आपको पता चलता है। तो देखिए एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुई थी, उसका नाम है ग्रेस,
GRACE ग्रेस एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट, इसको चालू किया था नासा एंड जर्मन एरोस्पेस ने, ठीक है, नासा एंड जर्मन एरोस्पेस ने ग्रेस वो किया और उस प्रोजेक्ट के थ्रू फिर उन लोगों ने जब देखा इस चीज़ को तब वो इस कंक्लूजन में पहुंचे कि हाँ आपका पोलर वेंडरिंग हो रहा है, मतलब आपके पोल्स जो हैं वो अपना ईस्टवर्ड मूवमेंट उनका चालू हो गया है। और इसका एक रीज़न क्या दिया, वाटर बैलेंस ऑफ द वर्ल्ड। तो ये पूछा जा सकता है सिंपल क्वेश्चन कि पोलर वेंडरिंग अभी आपको रिसेंटली देखने को मिल रहा है, डेफिनेटली उसका रीज़न क्या है, वाटर बैलेंस बिगड़ जाना या वाटर बैलेंस का चेंज होना, बिल्कुल सही है। क्लाइमेट चेंज उसका एक रीज़न है, वो बिल्कुल सही है। और इस प्रोजेक्ट के लिए इसके रिगार्डिंग पोलर वेंडरिंग हाइपोथेसिस को के रिगार्डिंग एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम क्या है, ग्रेस, तो वो भी सही है, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस आते हैं और ये इस तरह के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं इन पे थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है, कि क्लाइमेट चेंज का आपको और कितना एंगल दिख सकता है। नाउ अब बात करेंगे हम लोग 2+2 टॉक, डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टीरियल टॉक, ठीक है। तो 2+2 टॉक क्या होता है, जब दो कंट्री की डिफेंस और फॉरेन मिनिस्ट्री आपस में बैठकर बात करती है उसको बोलते हैं 2+2 टॉक, ठीक है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री, तो मैंने क्या बताया आपको, रिसेंटली क्या हुआ, नरेंद्र मोदी से बात किसने की, पुतिन ने, ठीक है। और जब ये बात हुई, जब इंडिया एंड रशिया के दोनों हेड्स थी, तो वहाँ पर यह बात हुआ कि रशिया ने क्या कहा कि हम इंडिया के साथ इस कोरोना वायरस में सॉलिडेटरी, मतलब कैसा भी कंडीशन हो हम इंडिया के साथ खड़े हुए हैं और हम उसको कम्प्लीटली हेल्प करेंगे, ठीक है। और ये तो था कि हाँ कोरोना वायरस में जो रशिया हमारा पुराना एक फ्रेंड है वो आज भी हमारे साथ खड़े होने की बात कर रहा है। और इसके साथ साथ रशिया ने ना सिर्फ सॉलिडेटरी बताई, इसके साथ साथ ये भी हुआ कि आगे चलकर इंडिया और रशिया दोनों मिलकर क्या करेंगे, एक 2+2 टॉक इन दोनों के बीच भी स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इंडिया का अभी ऑलरेडी 2+2 टॉक, देखो जो कंट्री से बहुत अच्छा रिलेशन है उनको छोड़े किसी के साथ नहीं होता। तो अभी प्रेजेंट हमारा किसके साथ था, एक है हमारा जापान के साथ है, अमेरिका के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ, ये 3 कंट्री के साथ ही हमारा 2+2 टॉक था अभी तक। और यही 3 कंट्री, ये 3 ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और इंडिया, ये चारों मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं जिसका नाम क्या है, क्वाड, ठीक है, जिसका नाम क्या है, क्वाड, QUAD। तो ये क्वाड ये चारों मिलकर बना रहे हैं, क्लियर। तो इस तरह का क्वाड मेंबर को छोड़े उसके बाहर किसी को भी ये इंडिया ने अभी तक इस तरह के जो आपके 2+2 टॉक हैं उसके लिए अभी तक किसी के साथ परमिशन नहीं दिया था। पर फर्स्ट टाइम अब किसके साथ परमिशन दिया हुआ है, रशिया के साथ, ठीक है। तो रशिया के साथ परमिशन दिया है। तो इससे पहले हम थोड़ा सा इंडिया रशिया रिलेशन को समझते हैं। देखिए जब हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिला 1947, तो उसके बाद क्या चल रहा था वर्ल्ड में, वो चल रहा था, उसको बोलते हैं कोल्ड वॉर। क्या बोलते हैं, कोल्ड वॉर, ठीक है। और ये कोल्ड वॉर के सिचुएशन में ये 2 कंट्रियों के बीच लड़ाई हो रही थी। कोल्ड वॉर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट आपका क्या नहीं था, मिलिट्री एक्शन नहीं ले रहे थे, सिर्फ आपका डिफरेंट टाइप ऑफ वॉर्स था ये, ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स यहाँ पर आ चुके थे और ये डर था कि न्यूक्लियर वेपन अगर किसी ने यूज़ किया तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड ही कोलैप्स हो जाएगी। तो वॉर तो नहीं हुआ पर एक दूसरे तरह का प्रॉक्सी वॉर्स हुआ जिसको बोलते हैं कोल्ड वॉर, जो किसके किसके बीच था, USSR और USA के बीच था, इन दोनों के बीच। इन दोनों ने अपने अपने अलग अलग प्लान्स बनाए। USSR ने एक प्लान लाया जिसको बोलते हैं मोल्डोवा प्लान, USA ने लाया आपका प्लान उसको बोलते हैं मार्शल प्लान। और पूरे वर्ल्ड में लोगों ने क्या किया, अपने पैसे को इन्वेस्ट किया और इसके साथ ये वर्ल्ड पे काम कर रहे थे, ठीक है। इसी बैकग्राउंड में क्या किसकी जन्म हुई, बर्थ हुई इंडिया की 1947 में। आगे चलकर इंडिया पे क्राइसिस आया, स्पेशली 1962 चाइना वॉर हुआ, ठीक है। 1962 वॉर के बाद इंडिया में आपका क्या हुआ, फेमीन आ गया, बहुत ज़्यादा भुखमरी चले गए। इंडिया को USA ने हेल्प किया उस समय थोड़ा बहुत, लेकिन कहीं ना कहीं वो हेल्प सही नहीं था, ठीक है। आगे चलकर देखेंगे 1971 बांग्लादेश वॉर, ठीक है। तो बांग्लादेश वॉर के टाइम पे बांग्लादेश के सपोर्ट पे इंडिया आया और इंडिया जब उस समय देख रहा था कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, बांग्लादेश ईस्टर्न पाकिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान थे, तो कहीं ना कहीं क्या था, इंडिया ने ईस्टर्न पाकिस्तान की हेल्प की थी लिबरेशन में और इंडिया को हेल्प किया था किसने, आपका USSR ने। और इसके बाद ही यहीं पर जब ये हेल्प करने आया था USSR, तब उस समय हमारी इसके साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, ठीक है। तो तब से इंडिया और रशिया का एक रिलेशन बहुत अच्छे तरीके से आगे चल रहा था, ठीक है, और अभी भी चल ही रहा है। पर इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, 1991 की बात करेंगे तो ये जो सोवियत रशिया था ये टूट गया 15 कंट्रीज़ में और सबसे बड़ा कंट्री उसमें बन के आया बाहर, वो क्या था, रशिया, ठीक है। तो रशिया जब से बना है तब से इंडिया को हर एक तरह से रिलेशन रहा है। तो इंडिया और अगर रशिया के रिलेशन को देखेंगे तो आज हमारा डिफेंस सेक्टर में काफ़ी रिलेशन है। लगभग इंडिया के जो अभी तो देखो कम हो गया, लेकिन इनिशियली देखेंगे तो इंडिया में लगभग 80 to 85% वेपन का इंपोर्ट जो हथियार हैं वो हम रशिया से लेते थे। अभी ये डिक्लाइन होकर कहाँ पहुँच गया है, आपका लगभग 60% पे हो गया है। क्यों हुआ अभी बात करेंगे, ठीक है। तो डिफेंस, एरोस्पेस में टेक्नोलॉजी जो हमने जब इसरो वगैरह हमारी क्रिएट हुई उस समय भी हमने क्या किया, डिफेंस टेक्नोलॉजी, अब जो हमारा एरोस्पेस टेक्नोलॉजी था उसके लिए हम रशिया का काफ़ी हेल्प लेते थे, ठीक है। इसके साथ साथ हमारा सिविल न्यूक्लियर जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोडक्शन के लिए जो न्यूक्लियर का यूज़ करते हैं उसके लिए हमारा डिफेंस रिलेशन रशिया से, रशिया के साथ हमारा एक ट्रेड रिलेशन। तो ये सारे चीज़ रिलेशन हमारे काफ़ी अच्छे मेंटेन थे,
पर धीरे धीरे जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ और उसके बाद धीरे धीरे कहीं ना कहीं इंडिया का शिफ्ट, अभी प्रेजेंट देखा जाए तो इंडिया का शिफ्ट किधर हो रहा है। देखो यहाँ पर आपका क्या है, रशिया, यहाँ पर यूएसए और ये इंडिया। तो पहले इंडिया की फ्रेंडशिप कहाँ थी, रशिया की ओर, लेकिन अब धीरे धीरे इंडिया का शिफ्ट किस तरफ होने लगा, आपका यूएसए की ओर। तो इसी के साथ साथ रशिया ने भी अपनी शिफ्टिंग किधर की, हल्की फुल्की पाकिस्तान की ओर, क्योंकि एक दूसरे को क्रॉस चेक और बैलेंस करने के लिए ये गेम होता है। ठीक है, तो इंडिया का जो वेपन मोस्टली यहाँ से हम लेते थे, तो इंडिया ने बाद में क्या किया, अपना वेपन डाइवर्सिफिकेशन के लिए गया, और वेपन डाइवर्सिफिकेशन के अंदर उन्होंने क्या कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ रशिया से नहीं और भी कंट्री से इंपोर्ट करेंगे। और आज इंडिया इंपोर्ट किससे कर रहा है, इजराइल से इंपोर्ट कर रहा है, इंडिया इंपोर्ट करता है फ्रांस से, यूएसए से। ठीक है, तो इन सारे कंट्री से भी हम लोग अब क्या करें, वेपन खरीदना स्टार्ट कर दिया, और धीरे धीरे इससे लेते थे वो चीज़ें कम होने लगी। ठीक है, और इसके बाद भी रशिया का इंडिया के साथ स्टैंड अभी भी लेना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर रशिया और इंडिया, अगर ये देखो इंडिया के पास एक बहुत अच्छा चांस है ये कि वो क्या कर सकता है, एक साइड में वो क्या कर रहा है, क्वाड का तो वो मेंबर बन रहा है। ठीक है, और इस क्वाड को रशिया क्या बोल रही है कि रशिया बोलती है ये क्वाड को रशिया के अगेंस्ट बनाया गया, बट इनका क्या कहना है कि क्वाड रशिया नहीं, चाइना के अगेंस्ट है। पहली बात, ठीक है, कि चाइना को कंट्रोल करने के लिए क्वाड बनाया गया है, पर रशिया का एक व्यू है कि नहीं, एक साइड तक हमारे अगेंस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और क्वाड को एक नया नाम भी देता है रशिया, बोलता है ये क्या है, एशियन नाटो। एशियन नाटो मतलब ये क्या है, एक फोर्स है जो कि एशिया पैसिफिक में लड़ाई करेगी, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की तरह, और कहीं ना कहीं इससे हमको भी थ्रेट है। पर यहाँ पर क्या है कि इस क्वाड का जो रियल एजेंडा है वो क्या है, चाइना, जो असर्टिव चाइना है इसको रोकना। तो कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, ये जो रशिया और इंडिया का जो रिलेशन है जो अभी फिर से अच्छा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप क्वाड के साथ जाते हुए भी रशिया को समझा सकते हो कि ये उनके लिए नहीं है, जो कि एक इंडिया को कहीं ना कहीं एक बैलेंसिंग पावर बना देगा, किसके बीच, इंडिया, आपका यूएसए और रशिया के बीच। तो इंडिया को ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि दोनों के साथ वो क्या कर सकता है, बहुत अच्छे से डील करते हुए काम कर सकता है। ठीक है, और अगर रशिया से रिलेशन अगर अच्छे होंगे तो देखो, अगर हम लोग इंडिया को देखते हैं तो यहाँ पर रशिया हो गया, इधर इंडिया है, और यहाँ पर सेंट्रल एशियन कंट्री है। ठीक है, और सेंट्रल एशियन कंट्री में काफ़ी रिसोर्सेज है अभी। और इस तरफ अगर देखेंगे तो आपका क्या है, मैं आपको यहाँ पर वर्ल्ड मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इस तरफ आपकी क्या है, इंडिया है। ठीक है, इंडिया के बाद यहाँ पर पाकिस्तान वगैरह, यहाँ पर वेस्ट एशिया है। ठीक है, ये आपकी क्या है, अफ्रीकन कंट्री है। और तो अगर आपको इंडिया से यहाँ रशिया आना था, ठीक है, देखिए अब शिप के थ्रू जाना है। ठीक है, क्योंकि मेजर आपको ट्रेडिंग के लिए देखना है, तो कहीं ना कहीं इंडिया क्या करती थी, रेड सी से होते हुए, मेडिटेरेनियन से होते हुए, कुछ हम इस तरह से क्या होते हैं, रशिया पहुंचते थे। क्लियर, तो रशिया को हम सारे तक पहुंचना है तो कुछ इस तरह से जाते थे। लेकिन अभी एक नया प्रोजेक्ट बन रहा है जिसको बोलते हैं नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल कॉरिडोर, जो कि क्या होगा, इंडिया से आप क्या करोगे, सेंट्रल एशिया के से डायरेक्ट आप रशिया पहुंच जाओगे। तो ये नॉर्थ साउथ जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इसको एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा, दोनों कंट्री आपस में आएंगी। और ये हो पाता है तो हम क्या कर सकते हैं, ईजिली जो सेंट्रल एशिया में जितने भी रिसोर्स हैं वो इंडिया यूज़ कर सकता है। यहाँ पे जो मार्केट है उस मार्केट में हम अपने प्रोडक्ट को लेकर जा सकते हैं, और साथ ही साथ रशिया के साथ अपने रिलेशन को और अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर रशिया से एक अच्छा रिलेशन होगा तो देखिए चाइना ने इधर से एक बिल्ड किया है, इसको बोलते हैं बेल्ट एंड रोड। ठीक है, तो इस बेल्ट एंड रोड को भी हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस चेक यहाँ पर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस रीजन की स्टेबिलिटी के लिए ना सिर्फ आपके एशिया में बल्कि सेंट्रल एशिया और साथ ही साथ पैसिफिक एशिया, इन तीनों रीजन पे इंडिया अगर एक अच्छा प्लेयर बन के रहना चाहता है तो उसको रशिया के साथ भी रिलेशन को उतने अच्छे से मेंटेन करके चलना चाहिए जितना इंडिया के साथ चलना चाहिए। और ये एक बहुत अच्छा चांस मिला है जब हम कोरोना वायरस के साथ साथ इस चीज़ को डील कर रहे हैं। ठीक है, तो अब चाहे आपका स्पुतनिक वैक्सीन यहाँ पर आना चाहिए, और ये भी बोला गया कि स्पुतनिक वैक्सीन का जो लोकल प्रोडक्शन है वो इंडिया में कौन करेगी, डॉक्टर रेड्डीज करेगी। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है कि जो ओल्ड फ्रेंड है उसके साथ हमारा फिर से रिलेशन क्या हो रहा है, रिवाइव हो रहा है। और साथ ही साथ हमारा ऑलरेडी अभी एक अच्छा रिलेशन किसके साथ बना हुआ है, यूएसए के साथ। और ये माना जा रहा था कि अभी पिछले कुछ समय में रशिया क्या हो रहा है, धीरे धीरे चाइना की ओर मूव कर रहा है, पर इस तरह सा कोई भी सिंबल देखने को आगे नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर इंडिया इस चीज़ को बैलेंस करने पे रखा तो। ठीक है, तो ये हमारे रीजनल और जियो पॉलिटिक्स के एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया रशिया रिलेशन। प्लीज़ मेक श्योर एग्जाम के लिए इंडिया रशिया रिलेशन को थोड़ा सा अच्छे से देख कर जाएंगे। ठीक है, अगला बात करते हैं। तो अगला जो है ये क्या है, आरबीआई की टर्म लिक्विडिटी। ठीक है, आरबीआई की क्या है, ये टर्म लिक्विडिटी फैसिलिटी। तो आरबीआई ने क्या किया है कि अभी वो क्या करने वाला है, 50,000 करोड़ रुपीज़ एज अ लोन। ठीक है, मतलब इतना रुपए को उसने दिया है कि टर्म लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब होता है आपका मनी सप्लाई। ठीक है, और टर्म क्या है, कुछ पीरियड के लिए। तो क्या करेंगे, एक लोन की तरह कुछ सेक्टर्स को देंगे, स्पेशली हेल्थ सेक्टर्स के एंटरप्राइजेस को। ठीक है, चाहे वो
ऐसी कोई हो जो कि आपकी क्या बोल रहे हैं मेडिसिन बना रहे हैं, या हो सकता है ऑक्सीजन कंसनट्रेटर बना रहे हैं, या हो सकता है कोई भी, तो जितने भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड एंटरप्राइजेस हैं उनके लिए ये लाया गया है कि उनको इस वे में लोन प्रोवाइड किया जाएगा ताकि उनका भी एक रिवाइवल हो सके। साथ ही साथ पेशेंट सपोर्ट, जो भी अभी क्या हो रहा है देख रहे हैं, कई लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हैं कोरोना वायरस के इलाज के लिए, तो पेशेंट सपोर्ट के लिए भी वो वहाँ से क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। और स्मॉल बिजनेस, जो स्मॉल बिजनेस हैं ऐसे जो कोरोना इनसे क्या हो रहे हैं अफेक्टेड हुए, जो बंद हो गए, तो उनको भी यहाँ से रीफाइनेंसिंग और पैसे पहुँचाए जाएंगे ताकि इन सारे सेक्टर का रिवाइवल किया जा सके। स्पेशली जो कोरोना में एक चैलेंज आ रहा है लाइफ वर्सेस लाइवलीहुड, तो कहीं ना कहीं अगर लॉकडाउन होता है कुछ भी होता है तो लाइफ तो चैलेंज है, लेकिन लाइवलीहुड ऑप्शन खत्म हो जा रही थी, जो मैंने आपको परसों बताया। तो इस लाइवलीहुड ऑप्शन को सॉल्व करने के लिए आरबीआई ने क्या लेकर आया है, टर्म लिक्विडिटी फैसिलिटी, जहाँ पर हम इस लाइवलीहुड को एश्योर करा सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करेंगे एग्जाम्स के पर्पज़ से। और साथ ही साथ आप लोगों को क्या करना होगा कि जो भी स्टैटिक पार्ट है तो उस स्टैटिक पार्ट को भी आप टच करेंगे। तो देखिए, तो आज हमने क्या देखा, थोड़ा सा आरबीआई, तो आप जाकर थोड़ा सा आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आरबीआई की पॉलिसीज़ क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कौन कौन से टूल होते हैं और आरबीआई ने जो लेकर आया उसको थोड़ा सा देखिए। तो आरबीआई को थोड़ा सा आज पढ़ लेंगे। साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटी की बात किया मैंने आपको शुरू में, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को आप लोग थोड़ा देखेंगे। और साथ ही साथ ज्योग्राफी में हमने क्या देखा, ज्योग्राफी में हम लोग अर्थ के एक्सिस को देखें, तो कहीं ना कहीं अर्थ की स्टडी जरूर करिए। ठीक है, कि अर्थ को कैसा है हमारा अर्थ में ये जो लाइंस बने हुए हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन, ये कौन कौन से हैं। ठीक है, पोल्स क्या होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इसके बारे में थोड़ा सा, ये लाइंस का क्या इंपॉर्टेंस है, तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी के एंगल्स को भी थोड़ा सा इसमें से देखते हुए जाएंगे। साथ ही साथ नासा का जो मिशन है उस मिशन का नाम जरूर याद रखेंगे, ग्रेस मिशन। ठीक है, तो इस ग्रेस मिशन के थ्रू ही हमने क्या किया है, पोलर वंडरिंग हाइपोथेसिस को ध्यान में रखा है। प्लीज़ मेक श्योर जो टॉपिक्स जिस दिन आप पढ़ते हैं, जिस एग्ज़ाम पे जिस भी पेपर से वो रेलेवेंट होता है उस पेपर पे उसको ले जाकर पुटन करेंगे। इसके साथ साथ इंडिया रशिया, तो उसको क्या है आपका बाईलैटरल रिलेशनशिप। ठीक है, तो बाईलैटरल रिलेशनशिप्स में इंडिया रशिया को आप लोग देखेंगे, उनका जो भी बेस है, और साथ ही साथ जो मैंने बताया उस एंगल से जो प्रेजेंट डेवलपमेंट है, तो क्वाड। ठीक है, ये क्वाड क्या है, ये आपकी इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। 4 कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं, इंडिया, जापान, आपका ऑस्ट्रेलिया और साथ ही साथ यूएसए। तो ये चारों मिलकर इस क्या बनाए हुए हैं, क्वाड। और ये क्वाड अभी सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है एग्जाम के लिए, क्योंकि रिसेंटली फॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट चल रहा है, मेनली टू कंट्रोल द असर्टिव चाइना। जो चाइना है, जो चाइना असर्शन दिखा रहा है, हर जगह अपना पावर दिखा रहा है, उसको रोकने का इनका एक एम है। ठीक है, और रिसेंटली देखो कि क्वाड मेंबर से चाइना कितना चिढ़ा हुआ है कि कल उसने अपना ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत सारा जो भी ट्रेडिंग रिलेशन था उसको ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या डेवलपमेंट चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड क्वाड में। ठीक है, तो प्लीज़ इंटरनेशनल रिलेशन क्वाड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इंडिया एंड रशिया का रिलेशन। तो होप आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ कमेंट करिए, बताइए कि इस तरह के वीडियोज़ आपको आगे लेकर इस वे में इंटरेक्ट और हम करें, या आपका कुछ चीज़ें आप चाहते हैं कि चेंज हो। प्लीज़ डोंट सजेस्ट टॉपिक, कोई टॉपिक मत मुझे बताना कि सर इस पे डिस्कस करो, उस पे डिस्कस करो, बिकॉज क्योंकि टॉपिक्स हम उसको ही लेंगे जो आपका क्या है करंट अफेयर या न्यूज़पेपर पे हो, कि उससे ये चीज़ें होंगी कि आपके एग्जाम से हम सीख होंगे। यहाँ पर कोई सिंगल टॉपिक डिस्कशन करने में नहीं आया हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आपको एक पर्सपेक्टिव पता हो कि क्या डेवलपमेंट चल रहा है और आपके सिलेबस से वो किस तरह से लिंक्ड है। ठीक है, नहीं तो हम कोई भी टॉपिक उठा के बता सकते हैं, लेकिन वैसे करने से क्या होगा, आपकी जो कोर ऑब्जेक्टिव है कि आपको हर एक चीज़ पता हो, वो चीज़ें कहीं ना कहीं स्लैग होगी। सो एक प्लान हम कर रहे हैं, अगर हो पाए, अगर एग्जीक्यूट कर पाएंगे तो डेफिनेटली उसको भी करेंगे कि आपका एक टॉपिक वाइज कुछ लेक्चर्स हम बनाकर जरूर दे देंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये जो करंट अफेयर सीरीज़ चल रही है इसके हिसाब से ही आप लोग चलेंगे। तो मेक श्योर थोड़ा सा एफर्ट को आप लोग भी अप्रिशिएट करें और कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों को और इसमें कुछ इंक्लूड करना है। सपोज़ अगर आप चाहते हैं कि हम क्वेश्चन भी एक आध अगर आप नीचे डाल दें, अगर आप लिखना चाहते होंगे, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो प्लीज़ बताएंगे, तो हम कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस भी आप लोगों को लास्ट में फ्रेम कर देंगे कि आप उस क्वेश्चन के आंसर्स खुद में कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू ऑल।